मैंने बताया कि आर्मी और एयरफोर्स के बीच में झगड़ा चल रहा था कि मशीन अगर उड़ती है तो वो किसकी होगी। अपाचे कितना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि उसको ब्लैक डेथ कहते हैं, फ्लाइंग टैंक कहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अपाचे की प्रिकॉशनरी लैंडिंग्स बहुत हुई हैं। चाइना के साथ में हमारा फेस ऑफ हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, हम अपाचेस वहाँ लेके गए, उस ऑल्टीट्यूड पे लेके गए और वहाँ देखा गया कि अपाचे का जो वेट है वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया। बड़ी अफसोस की चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें जो टाइम के साथ में चेंज हुई है, लेकिन इस चीज़ को हम अभी तक एड्रेस नहीं कर पाए। 14,910 करोड़ की वो जी। डील हुई है और जब इंडियन आर्मी की डील हुई है 6 हेलीकॉप्टर्स की वो 6,000। 6,600 करोड़। इंडिया में एयरफोर्स ने हमेशा इस चीज़ को फाइट किया कि जब ये मशीन हवा में उड़ती हैं तो फिर ये एयरफोर्स का टर्फ है। अटैक हेलीकॉप्टर्स अभी के मॉडर्न वॉरफेयर की कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछें, ड्रोन वॉर चल रही है, Yes. अभी भी स्टिल रेलेवेंट अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो उसका जो स्मार्टर यूज़ है वो यूक्रेन ने किया है, चाहे वो अंडर वाटर ड्रोन्स हो। यूएस में अपाचे इज़ अ प्लग एंड प्ले मशीन, मैंने पहले भी बताया आपको। वो एयरफोर्स के जेट्स से कम्युनिकेट कर सकता है, नेवी के जेट्स को कम्युनिकेट कर सकता है। अमेरिका में बने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का जो फाइनल बैच है वो भारत पहुंच चुका है। इस बैच में 3 हेलीकॉप्टर्स हैं। इससे पहले एक और बैच आया था जुलाई 2025 में। डील कब हुई थी? डील हुई थी 2020 में और ये जो 6 हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडियन आर्मी को जाएंगे। किस स्क्वाड्रन में शामिल होंगे? जो जोधपुर में बेस्ड है इंडियन आर्मी की एविएशन स्क्वाड्रन। उससे पहले 2015 में इंडियन एयरफोर्स की भी एक डील हुई थी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर और जो पूरी हुई थी 2020 में। दोनों फोर्सेस ने अलग अलग तरीके से डील की दोनों हेलीकॉप्टर्स के लिए। अब अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर है। यूएस आर्मी बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल करती है, कई ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल हुआ है, अफगानिस्तान में, ईरान में और पनामा में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये अटैक हेलीकॉप्टर अब इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों के पास है। क्या क्या खासियत है अपाचे की और क्या ये मिग 28 या फिर जो रशियन जितने भी हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर चाइनीज़ जो Z10 है और प्रचंड है जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको टक्कर दे पाएगा? क्या कंपटीशन रहेगा उनके साथ? इसी सारी बातों पर चर्चा आज के फौजी के एपिसोड में होगी। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। आप फौजी देख रहे हैं। तो शुरुआत अपाचे क्योंकि यूएस आर्मी से ही आया है, तो मुझे ना एक क्यूरोसिटी ये जानने की कि हेलीकॉप्टर्स कब सबसे पहले वॉर में यूज़ हुए? जर्मनी ने यूज़ किए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, फिर उसके बाद अमेरिका ने, कोरियन वॉर में भी कहते हैं, वियतनाम वॉर तो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के बेसिस पर ही लड़ी गई थी। तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं डालता हूँ, मतलब उस बारे में मेरी जानकारी उतना थरो मैं नहीं हो पाऊंगा, बट विल गिव यू सम आइडिया। तो एक चीज़ जो इंट्रो में आप बता रही थी, आप शायद मिल मी 24 के बारे में, हिंड के बारे में है ना, बात कर रही थी। वो एक अटैक हेलीकॉप्टर है हमारे पास में, इंडियन एयरफोर्स के पास भी है। आप पूछ रहे थे हेलीकॉप्टर की यूटिलिटी। देखिए, हेलीकॉप्टर की यूटिलिटी जो एयरक्राफ्ट्स की यूटिलिटी रही है उससे एक स्टेप आगे जाता है हेलीकॉप्टर। पहले फिक्स विंग एयरक्राफ्ट आए और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आना चालू हुए, अच्छे से यूज़ उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ और एक जनरल एयर सुपीरियॉरिटी, जो लड़ाई ज़मीन पे लड़ी जा रही है उसको आप आसमान के एक उसमें आपने एक डोमेन चेंज कर दिया। हेलीकॉप्टर्स की यूटिलिटी एक अलग लेवल पे थी। हेलीकॉप्टर्स की यूटिलिटी यहाँ पे है कि ना सिर्फ वो हवा में उड़ सकते हैं बल्कि वो हवर भी कर सकते हैं। फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के साथ उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन उनका एक जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो यही है कि वो किसी एक टाइट स्पेस में उनको ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको सर्कल करते रहना पड़ेगा। वो उनके विंग्स पे जब तक कि लिफ्ट नहीं पैदा होगी, जो कि स्पीड से ही आती है, तब तक के वो नहीं बने रह सकते हवा में। तो अगर किसी एक जगह पर फोकस करना है ना, तो उसमें उनको दिक्कत आती है। से आपको ऊपर रह करके निगरानी करनी है किसी की, या किसी को पैराड्रॉप करना है ना। एयरक्राफ्ट्स के साथ में, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट्स के साथ में यही है कि वो अपना वेपन बे खोल करके हथियार गिराते हैं या फिर पीछे से अपना कार्गो बे खोलते हैं और वहाँ से फिर ट्रूप्स भी जंप करते हैं, लेकिन उनको मोशन में रहना पड़ता है। हेलीकॉप्टर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हेलीकॉप्टर्स आपको वो सारे एडवांटेज देंगे जो एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के हैं। थोड़ी उनकी स्पीड कम होगी, लेकिन वो हवर कर सकते हैं
उनको उड़ान भरने के लिए या लैंड करने के लिए किसी एक पक्की स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं है। मतलब हेलीपैड है तो ठीक है, वरना वो खेत में भी उतरेगा, या कोई एक बड़ा सा एक रॉक फेस है, कोई बड़ी सी चट्टान सी है जहाँ पे डेब्री ना उड़ने की संभावना हो, वो वहाँ पे भी उतर सकता है। नहीं उतर सकता है तो वो इतने नीचे आ सकता है ना, कि लोग सीढ़ी की तरह उतर जाते हैं। ये सारी चीज़ें हेलीकॉप्टर ने पॉसिबल की, और इसकी आर्मी में बहुत यूटिलिटी है। तो सबसे पहले तो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ही आए हैं। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का क्या काम था? यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का काम था कि ट्रूप्स और सामान को A to B लेके जाना। तो अब वो ज़रूरत नहीं रह गई कि आप ऊपर से जो पैराड्रॉप होते हैं, जो पैराशूट लगा करके सामान ड्रॉप किया जाता है, एक्यूरेसी उसमें भी होती है, लेकिन उसमें क्योंकि एक बड़ी स्पीड के साथ में एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो वो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे गिर सकता है ना, उसको गिरने में कुछ डैमेज हो सकता है। हेलीकॉप्टर्स उस प्रॉब्लम को आकर के सॉल्व करते हैं। वो या तो उस जगह पे उतर जाएंगे, या फिर वो एक जिसको वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट कहते हैं, है ना, वो ऊपर से नीचे ट्रूप्स को भी छोड़ सकते हैं, सामान को भी छोड़ सकते हैं, बेसिक। फिर उसके अब क्योंकि जैसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स आए, तो फिर उसके बाद में एक ऑब्वियस आइडिया है कि अगर आप आर्म फोर्सेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप बंदूक लगाओ या रॉकेट्स लगाओ या मिसाइल्स लगाओ। तो वहाँ से फिर आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स आए, और फिर उस आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स आने के बाद में फिर बाद में अटैक हेलीकॉप्टर्स आए। जैसे जो हम अपाचे की बात कर रहे हैं, बोइंग AH-64E, वो एक अटैक हेलीकॉप्टर है। उसको एक्टिवली हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली अगेंस्ट टैंक्स एंड इन्फेंट्री। तो ये बेसिक उसका ये है। वियतनाम आप बता रहे थे कि उसमें इस्तेमाल हुआ, उसका एक ऑब्वियस कारण ये था कि वियतनाम में जंगल बहुत थे और पक्की सड़कें नहीं थी। तो फिर यूएस आर्मी को मोबिलिटी के लिए हेलीकॉप्टर्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती थी। या तो फिर वो जंगल से ट्रैक करते जाएं, कोई अगर इमरजेंसी है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यही चीज़ें दुनिया भर की फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर्स को इसी तरह इमेजिन किया है, कैजुअलिटी इवैक्यूएट करने के लिए, ट्रूप्स को, आपको एनिमी लाइंस के पीछे अगर अपने ट्रूप्स भेजने हैं और वहाँ पे कोई ऑपरेशन करना है, चुपचाप कोई बहुत बड़ा आप एयरक्राफ्ट लेके नहीं जाना चाहते हो। जैसे नेवी सील्स गए थे जो लादेन वाले एम्बुश के लिए, तो वो हेलीकॉप्टर्स में ही गए थे। तो इस तरह के ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर्स आपके सर्च एंड रेस्क्यू में काम आते हैं। मान के चलिए कोई लापता हो गया है या समंदर में कोई खो गया है, तो आप लगातार उस हेलीकॉप्टर को उस जनरल एरिया के ऊपर उड़ाते रहिए। एक चांस है कि अगर जिंदा होगा व्यक्ति तो वेव करेगा या आपको कोई चीज़ फ्लोट करते हुए मिल जाएगी। तो ये सर्च एंड रेस्क्यू में उसका आग बुझाने में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, इंडिया में भी हुआ है, और नेवी के हेलीकॉप्टर्स उसमें लगाए गए थे। तो उनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जिसमें से एक स्पेसिफिक यूज़ है उनका यूज़ एज अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो आप उसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो फिर मैं बता। तो यही अपाचे ही है, क्योंकि AH-64E जो मिला, बोइंग ने बनाना शुरू किया, बहुत से प्रोटोटाइप ह्यूज ने बनाना शुरू किया, सबसे पहले बनाना शुरू किया, फिर विलय हो गया, और इसके बहुत सारे प्रोटोटाइप्स आए। क्या प्रोसेस था और इंडिया तक कैसे पहुंचा, वो थोड़ा देखिए। यूएस में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यूएस में वो लोग नई टेक्नोलॉजीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेती है वहाँ की सरकार, है ना, और वो काफ़ी फंड भी करते हैं। मतलब वो प्राइवेट इंडस्ट्री को भी फंड करते हैं, और उसके बाद में फिर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उसके नतीजे में जो डिज़ाइन अप्रूव होता है। जनरल अपाचे का भी वही है। सबसे पहले ह्यूज हेलीकॉप्टर ने इसको बनाया, जो एरिज़ोना, आज जो इंडियन आर्मी के भी जो अपाचे आए हैं वो एरिज़ोना में मेसा से ही आए हैं, और वहीं पे ह्यूज की फैक्ट्री थी। बाद में फिर वो कंपनी बिकी है मैकडॉनल्ड डगलस को, और फिर बाद में, और फिर उसके बाद मैकडॉनल्ड डगलस का 97 या 98 शायद उनका बोइंग में विलय हुआ, इसीलिए अब वो बोइंग के नाम से चलता है। तो अपाचे का डेवलपमेंट 1975 के आसपास शुरू होता है, और मिड 80s में यूएस आर्मी को वो मिलना शुरू हो जाते हैं। और पैनामा उनका पहला अनुभव था 1989 में, और पैनामा की लड़ाई में उन्होंने देखा कि जैसे वियतनाम में अपाचे नहीं था, मतलब अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स थे। मैं स्पेसिफिक अपाचे का बता रहा हूँ। तो 1989 में पैनामा में उन्होंने इस्तेमाल किया, और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पैनामा में दोनों चीज़ें हैं, पैनामा में बहुत जंगल हैं, और पैनामा में अगेन वही वाली दिक्कत है कि कनेक्टिविटी का इशू है।
तो यूएस आर्मी ने जब वहाँ पे इस्तेमाल किया, उन्होंने नाइट रेड्स के लिए खूब इस्तेमाल किया, और उनको इस तरह के एडवांस सेंसर्स आर्मी के इक्विपमेंट में उस टाइम पे बड़े नए थे। आर्मी के जो जनरल्स थे बड़े खुश हुए कि हम बहुत दूर से अपने टारगेट को देख सकते हैं, बहुत दूर से मिसाइल्स उन पे हिट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग नाइट टाइम। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, रिडंडेंसी बहुत है। जैसे हेलीकॉप्टर की एक चीज़ जो हेलीकॉप्टर को वल्नरेबल बनाती है कि वो अगर वो हवर कर सकता है, वो उसकी खूबी है, तो वही उसकी कमज़ोरी है कि वो बहुत तेज़ नहीं उड़ सकता है। और उसको अगर नीचे से आप उसको हिट कर ले गए तो फिर हेलीकॉप्टर बड़ा जिसको कहते हैं ना वल्नरेबल होता है। ब्लैक हॉक डाउन लोगों ने देखी होगी फिल्म, उसमें यही होता है, नीचे से आरपीजीज फायर किए जाते हैं, और वो बहुत यूएस आर्मी के लिए बड़ा ख़राब अनुभव रहा था। अपाचे में इसकी अपाचे को न सिर्फ एक अटैक के लिए डिज़ाइन किया गया था, अपाचे को सर्वाइवेबिलिटी के लिए भी डिज़ाइन किया गया था। अपाचे में जो आर्मर का वज़न है 1 टन से ज़्यादा है। उन्होंने बहुत सारा केवलार इस्तेमाल किया है, जो बुलेट प्रूफिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, आप उसको वैसे समझ लीजिए। डायरेक्ट हिट्स उसका कॉकपिट ले सकता है, डायरेक्ट हिट आप उसके फ्यूल टैंक पे स्मॉल आर्म्स का फायर डायरेक्ट कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा। 2 इंजन्स हैं और वो एक इंजन पर भी चल सकता है, वापस आ सकता है, और फिर एयर टू एयर मिसाइल्स फायर कर सकता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर कर सकता है। और उसके बाद उसमें कैनन भी है, मतलब जो एक बड़ी बंदूक है बड़े कैलिबर की, और उसको जिस दिशा में पायलट देखता है उस दिशा में वो गन अपने आप ऑटोमेटिकली पॉइंट करती है। तो ये उसकी खूबियां हैं। और इसका इस्तेमाल ये देखिए, अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं आसमान में, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो जो मशीन्स हैं दे बिलोंग टू लैंड, है ना। वो इन्फेंट्री के सपोर्ट के लिए हो सकती हैं, या आर्मर्ड कॉलम्स के सपोर्ट के लिए हैं, या दुश्मन के आर्मर्ड कॉलम्स को ही इंगेज करने के लिए। एरियल कॉम्बैट के लिए इन जनरल हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। तो ये एक ऐसी मशीन है जो आर्मी के ज़्यादा काम की है। इसी पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि 2015 में जब एयरफोर्स की डील हुई तो 22 हेलीकॉप्टर्स की 14,910 करोड़ की वो डील हुई है, और जब इंडियन आर्मी की डील हुई है 6 हेलीकॉप्टर्स की वो 6,600 करोड़, 62% का राइज। तो ये आर्मी की जो फाइट थी कि हमें हेलीकॉप्टर्स चाहिए और इंडियन एयरफोर्स ने कहा नहीं ये हम लेंगे, तो वो फाइट क्या थी जिसकी वजह से ये प्राइस सर्ज इतना कि 2 फोर्सेस को अलग अलग डील करनी पड़ी? ये इंडिया में मतलब बड़ा जिसको कहते हैं दुखद चीज़ है। जैसे और ये बड़ी अफसोस की चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें जो टाइम के साथ में चेंज हुई है, लेकिन इस चीज़ को हम अभी तक एड्रेस नहीं कर पाए। जो मैं अभी कह रहा था कि अटैक हेलीकॉप्टर्स आर्मी के काम की चीज़ें हैं, है ना। लेकिन अब इंडिया में एयरफोर्स ने हमेशा इस चीज़ को फाइट किया कि जब ये मशीन हवा में उड़ती हैं तो फिर ये एयरफोर्स का टर्फ है और एयरफोर्स का हक बनता है। और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट लड़ाई है जो 50-60 साल से चल रही है बाय द वे, कि हेलीकॉप्टर्स किसके पास में होने चाहिए। आर्मी के 3 मेजर अंग हैं, है ना। सपोर्ट आर्म्स फिर बहुत सारे हैं। सबसे पहले पैदल फौज होती है, इन्फेंट्री, उनके साथ फिर जो कैवलरी वगैरह थी वो आर्मर्ड कॉलम्स बन गए, आपके टैंक्स, है ना, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वगैरह, और फिर इनके ऊपर से फायर करने के लिए आपको चाहिए आर्टिलरी। अब आर्टिलरी के साथ में दिक्कत ये है कि आर्टिलरी तो आपके जो अपने ट्रूप्स हैं, इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड वाले जो लड़ रहे हैं, जो आर्मर वाले लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल जो फ्रंट पे जाके लड़ते हैं, इनको इनके ऊपर से फायर करना है, बहुत कई किलोमीटर पीछे से फायर करना है। तो इसलिए आर्टिलरी को हमेशा ना हाइट से बड़ा लगाव रहा, कि वो लोग कोशिश करते हैं कि जो उनके ओपी के मतलब जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर बने रहना चाहते हैं, ताकि उस हाइट से वो आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट कर सकें। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, बिल्कुल कैलकुलेट करने के लिए उनके पास में जो फ्रेंडली फोर्सेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें एक टेबल पे हैं, है ना, कागज़ पे हैं। अगर आप एक्चुअली आर्टिलरी का फायर देख करके डायरेक्ट कर सकते हो, या इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास इस तरह के हैं जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि दुश्मन कहाँ है और आपके फोर्सेस कहाँ हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है। तो इसीलिए रिकॉनेसेंस के लिए और ऑब्जर्वेशन के लिए आर्मी ने भी जो आर्टिलरी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत पहले से, मतलब अर्ली 60s से ही वो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करते थे।
और उस टाइम पे एयरफोर्स और आर्मी के बीच में करार था कि कुछ एयरक्राफ्ट्स आर्मी के होते थे और 10 पायलट्स को एयरफोर्स हर साल ट्रेन किया करती थी शायद। एयर ओपी फ्लाइट्स इनको कहते थे और 1965 में इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और तो इससे एक चीज़ ये इस्टेब्लिश हुई कि आर्मी के भी ऑफिसर्स को ऐसी मशीन्स का काम पड़ सकता है जो हवा में उड़ती हों। मैं बिल्कुल एकदम शुरुआत से बता रहा हूँ कि ये झगड़ा कहाँ से आया होगा। और 65 के आसपास ये करार था 10 पायलट्स वाला। फिर उसके बाद लेट 60s में आपके पास में, अब क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 65 का अच्छा रहता है ओपी फ्लाइट्स का, तो उनका है जब आपके पास ये ऑलेट्स आते हैं और लामा आते हैं, मतलब जिनको आप चेतक और चीता बोलते हैं, तो इन हेलीकॉप्टर्स में से भी कुछ हेलीकॉप्टर्स पे आर्मी की नज़र रहती है कि यार ये ओपी फ्लाइट्स के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी चीज़ें बातचीत वाले मॉडल में चल रही हैं। फिर जब 71 वॉर आती है, 71 वॉर के आते आते तक के भी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट्स उड़ाए आर्मी ने ओपी फ्लाइट्स के लिए। लेकिन फिर उसके बाद में आर्मी का एक इंसिस्टेंस था कि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, मैंने पहले भी बताया कि उन आर्मी को एक तो उनको ज़मीन का काम है, उनको सिर्फ हाइट का काम है, और वो ज़रूरत पड़ने पे हवर करना चाहते हैं ताकि वो फायर को डायरेक्ट कर सकें। ये फिक्स विंग में पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। वो उसमें भी करते ही थे, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट में भी फायर डायरेक्ट किया जा सकता था, उस टाइम भी लोग करते थे, लेकिन वो एक मुश्किल चीज़ है। उनको एक स्टेशन ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हवर कर सके, ईजिली कहीं लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, तो वो एयरक्राफ्ट्स में वो हेलीकॉप्टर्स की तरफ शिफ्ट होना चाहते थे। और 71 में फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, अब आर्मी को भी कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे। अब ये एयरफोर्स के साथ में मिल के चल रहा है मामला, है ना, कि कुछ चीता आप ले लो, कुछ चेतक आप ले लो। ज़्यादा चीता और चेतक एयरफोर्स के पास रहेंगे, आपको हम जब काम पड़ेगा तो आप हमें बता देना, हम आ जाएंगे, आपके ऑफिसर्स को लेके उड़ेंगे। लेकिन आर्मी का लगातार एक इंसिस्टेंस था कि जब हमको इस फ्रीक्वेंसी पे हेलीकॉप्टर्स का काम पड़ता है तो क्यों नहीं कुछ हेलीकॉप्टर्स हमारे ही पास हों, हमें आपसे बार बार कांटेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। जो ओपी जो स्क्वाड्रंस हैं और जो फ़्लाइट्स हैं वो आर्मी को ही आप दे दीजिए, वही उनको मैन करें, वही उनको मेंटेन करें, वही उनको फ्लाई करें, है ना, तो इजी हो जाएगा, ऐसा सोचा गया। लेकिन फिर उस टाइम पे एयरफोर्स ने बहुत इस चीज़ को फाइट किया कि नहीं, अगर एयरक्राफ्ट है तो वो एयरफोर्स के पास रहेगा, आपको क्यों एक और आर्मी एक सेकंड एयरफोर्स बनाने की बात क्यों कर रही है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और फिर खूब पाँव घसीटने के बाद में, मैं बता रहा हूँ आपको, 60s से आर्मी के दिमाग में था कि कुछ एयरक्राफ्ट हमारे पास में होने चाहिए। 86 में फिर फाइनली डिसाइड होता है कि कोर ऑफ आर्मी एविएशन, जो आर्मी एविएशन कोर है AAC, वो बनाया जाएगा, जो आज इंडियन आर्मी की यंगेस्ट कोर है। और ये आने के बाद में फिर इनको सबसे पहले यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ही दिए गए, ये ऑलेट, लामास, चेतक और चीता। तो इनको इन्होंने दोनों तरह से इस्तेमाल किया। इन्होंने ओपी फ्लाइट्स में इस्तेमाल किया, आर्टिलरी के ऑफिसर्स ने आर्टिलरी फायर डायरेक्ट करने के लिए, और फिर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के हिसाब से भी इस्तेमाल किया। अब ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात है रिया कि अगर आपके पास में एक हेलीकॉप्टर है जो फायर डायरेक्ट कर सकता है, जो दुश्मन की टोह ले सकता है या आपके ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, तो उस हाइट का फिर कॉम्बैट में भी इस्तेमाल करो। तो बीच बीच में, मतलब ऐसे मेरे ख्याल आप पवन जो श्रीलंका में लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, आई गेस जो 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 आपके ऑलेट्स हैं चेतक, उसके अंदर रॉकेट पॉड्स लगा के कुछ फायर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद वो बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर्स वो यूटिलिटी रोल के लिए ही बनाए गए थे। एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर हुए। फिर आपके पास, अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जब आर्मी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही तो एयरफोर्स के पास में कोई अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं। एयरफोर्स के पास में MiLM-24 या Mi-35 जिसको कहते हैं, हिंड, एक बड़ा सा, आज भी वो मतलब दुनिया के सबसे फास्ट हेलीकॉप्टर्स में से है, एंड इट्स आर्म टू टीथ। बहुत सारे उसके अंदर आप वो मिसाइल्स फायर कर सकता है, रॉकेट्स फायर कर सकता है, कैनन उसमें भी है, और वो एक ट्रूप कैरियर भी है, बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर है। वो एयरफोर्स के पास में, वो आप चला रहे हो आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल में, क्योंकि अगर आपको क्लोज एयर सपोर्ट देना है, इन्फेंट्री को सपोर्ट करना है या आर्मर्ड कॉलम्स को सपोर्ट करना है, तो भाई एयरफोर्स के लोग उसको उड़ाएं भले से, लेकिन उसको इस्तेमाल कहाँ करना है वो बताएगी तो आर्मी। ये बहस चल रही है। यूएस में भी तो आर्मी ही यूज करती है ना।
हाँ मतलब वही कॉन्सेप्ट तो उन्हीं का ही है ना। बिल्कुल, मतलब जैसे, और ये चीज़ मुझे नहीं, जैसे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में ये कॉम्प्रोमाइज स्ट्राइक होने में या एयरफोर्स को ये चीज़ समझने में थोड़ा सा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा समय लग गया। फिर कारगिल आया, कारगिल में फिर से यही दिक्कत आई। कारगिल में क्या हुआ कि हम ये Mi-35 तो यूज़ नहीं कर सकते थे। कारगिल आप जानते हैं ऊंची पहाड़ियों पर लड़ी गई थी, द्रास में, बटालिक में, कारगिल में, और आर्मी को अपने ट्रूप्स ऊपर भेजने में समय लग रहा था। तो एक आइडिया है कि यार ये पाकिस्तानी जो बंकर्स बने हुए हैं इनको हेलीकॉप्टर से हिट करो ना, क्योंकि वो अच्छा उस हाइट पे हमारे फिक्स विंग एयरक्राफ्ट उतने काम आ नहीं पा रहे थे, है ना, हमारे क्रैशेस भी हुए कुछ, तो हेलीकॉप्टर्स यूज़ करने की कोशिश की गई। तो Mi-35 हम यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर आइडिया है कि जो Mi-17 है एयरफोर्स के पास में, जो बड़ा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, वो उन हाइट्स के ऊपर ज़रूर जा सकता है। उसमें रॉकेट पॉड्स लगाए गए और उन रॉकेट पॉड्स से फिर पाकिस्तानी बंकर्स को हिट करने की कोशिश की। तब आर्मी का भी एक ऑफिसर वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता था। लेकिन फिर 2-3 स्टिंगर मिसाइल्स फायर हुई और कुछ क्रैशेस हुए, तो फिर ये भी समझ में आया कि यार ये तरीका, ये जो जुगाड़ है सो टू स्पीक, काम नहीं कर रहा है। और ये बात एक आर्मी के दिमाग में रह गई कि एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर जो पूरी तरह से हमारा हो, ये हमारे पास में होना चाहिए, है ना। फाइनली आप 60s से चल रहे हो, पहले आप आर्टिलरी को स्पॉट करना चाहते हो, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट्स आपके पास में, फिर आपके पास कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं, 71 के आसपास आप हेलीकॉप्टर्स पे शिफ्ट हो जाते हो। फिर आर्मी एविएशन कोर आती है 1986 में, वो ओपी फ्लाइट्स पहले उड़ी उन्होंने, यूटिलिटी के लिए वो उड़ने लगे। 99 में उनके दिमाग में आता है कि अब हमको ये ऑब्जर्वेशन फ़्लाइट्स वाले मोड से आगे निकलना है, अब हमारे पास में एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो उन हाइट्स पे जाके लड़ सके, कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई जुगाड़ नहीं, और वो होना भी हमारे ही पास चाहिए। एक अटैक हेलीकॉप्टर की कल्पना वहाँ से जन्म लेती है, एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर, क्योंकि Mi-35 डिलीवर नहीं कर पाया उस टाइम। ठीक है, तो वहाँ से फिर बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ चलते हैं। एक आइडिया ये आता है कि उस टाइम पे आपके ध्रुव पे काम चल रहा था, जो HAL ने बनाया, उसके ऊपर काम चल रहा था, और एक आइडिया ये था कि गोइंग फॉरवर्ड इस तरफ हम देखेंगे। तो ध्रुव आता है 2001 में, है ना। तो 2001 में फिर पहले ध्रुव, तो वो तो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर था, है ना, एक ट्रूप कैरियर या मैन और मटेरियल जो भी आप उसको कैरी करना चाहो। और फिर उस ध्रुव के अंदर समय के साथ में मुझे लगता है 2012 या 13 के आसपास उसका जो रुद्र वाला वर्जन है, आर्म्ड हेलीकॉप्टर वाला वर्जन, वो आया। तो उसमें भी यही किया गया था, उसमें रॉकेट पॉड्स लगाए गए, उसके अंदर एक कैनन लगाया गया, और उसमें बड़ी संख्या 75 आई गेस उसमें आर्मी के पास है, एयरफोर्स के पास में कम है, मैं एग्जैक्ट नंबर, और एयरफोर्स के पास में 16 है, और 75 का भी और ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन रुद्र के साथ में ये चीज़ है कि रुद्र एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर है, वो खुद को डिफेंड कर सकता है, क्लोजर सपोर्ट भी दे सकता है टू सम डिग्री, लेकिन उसको क्योंकि बनाया नहीं गया था एक अटैक सोचा नहीं गया था ना उस तरह से, वो एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसमें आपने कुछ चीज़ें प्लग की हैं, तो इसीलिए उसकी कुछ डेफिशिएंसीज हैं, है ना। तो आर्मी के दिमाग में, एयरफोर्स के दिमाग में तब से था कि एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर अभी भी हमको रिक्वायर्ड है। तो फिर देखा गया कि एक इंडिया अपना हेलीकॉप्टर, एक अटैक हेलीकॉप्टर कब बनाएगा, उसमें कुछ टाइम था। तो फिर जो वर्ल्ड ओवर जो सबसे बढ़िया उदाहरण थे, Mi-35 हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, आज भी हमारे पास में है। तो दूसरी चीज़ फिर जो अगर बैटल प्रूवन आप देखना चाहते हैं तो फिर वो अपाचे था। तो और अपाचे को लेने के बारे में जब सोचा जा रहा होगा तो फिर उसके पीछे यही होगा कि डेजर्ट्स में आपको बहुत अच्छे से काम आएगा, जहाँ पे टैंक्स यूज़ होने की ज़्यादा संभावना है ना, क्योंकि अपाचे उस ऑल्टीट्यूड पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। यूएस आर्मी ने डेजर्ट्स में बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल किया है, इराक के इन्वेजन में था, अफ़गानिस्तान के इन्वेजन में था, पैनामा में आपको बता ही दिया, इज़राइल इसको यूज़ करता है खूब, और बहुत बढ़िया उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो उस थॉट के अंदर अपाचे को कंसिडर किया गया था, और अपाचे को कंसिडर करने के पीछे यही सर्वाइवेबिलिटी वाली चीज़ थी, और वो एक कटिंग एज वेपन था उस मामले में भी, कि अपाचे की खूबी ये भी है कि न सिर्फ वो खुद टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, बल्कि क्योंकि वो जो यूएस का जो एक डिफेंस आर्किटेक्चर है, यूएस में नेटवर्किंग पर बड़ा ध्यान रहता है, तो अपाचे में इस तरह के इक्विपमेंट है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो क्योंकि यस
तो अपाचे के साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये यूएस आर्मी वाले अपाचेस की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, उस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस उसके अंदर लगाए थे कि अपाचे नेवी के और एयरफोर्स के जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट्स थे उनसे कम्युनिकेट कर सकता था। तो अब इस चीज़ ने बड़ा काम दिया क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में आप बहुत सारे हथियार नहीं ले जा सकते या बहुत सारा फ्यूल नहीं लेके जा सकते, है ना, उसकी एक फाइनाइट लिमिट है। तो अपाचेस को उन्होंने फायर डायरेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया। तो ये सारी खूबियाँ थी, नेटवर्किंग थी, एडवांस वेपन्स थे। दो पायलट्स होंगे, एक हाँ, गनर, एक पायलट, और वो एक टैंडम सीटिंग है। पायलट एक्चुअली पीछे बैठता है अपाचे में, जो सामने होता है वो वेपन्स ऑफिसर या गनर, आप जैसे भी उसको कहना चाहो वैसा होता है, ताकि उसके पास एक क्लियर मतलब एक क्लियर उसके सामने पिक्चर हो। और बाकी उनके पास में डिवाइसेस तो होते ही हैं, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। तो ये सारी चीज़ें देख करके एक ऑर्डर दिया गया कि चलिए अपाचे लिए जाएंगे 22। अब सोचिए क्या हुआ होगा। मैंने बताया कि आर्मी और एयरफोर्स के बीच में झगड़ा चल रहा था कि मशीन अगर उड़ती है तो वो किसकी होगी। हाँ। ठीक है, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर हो, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो, उसमें खींचतान चल रही है। अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर तो बहुत आई गेस 2012 में ये प्रिंसिपल सेटल हुआ कि अटैक कि अब आने वाले समय में जो जितने अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे वो सारे जाएंगे आर्मी को। मी-35 तक के जो था वो, या रुद्र तक के जो था वो आप ठीक है छापा काटा कि थोड़े से तुम रख लो, थोड़े से मैं रख लो। लेकिन जो 22 हेलीकॉप्टर वाला जो ऑर्डर था वो गया एयरफोर्स को। अब फिर आर्मी में ये हुआ कि अरे हमारा ऑर्डर, अटैक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के पास। अभी भी देखिए एयरफोर्स के पास में भी जो 22 अपाची हैं वो 11-11 का उन्होंने स्क्वाड्रन बनाया है, और एक ईस्ट में तैनात है, एक वेस्ट में तैनात है। 125 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और 135 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक आपके एक फेस करता है पाकिस्तान को, एक फेस करता है ईस्ट में ऑब्वियसली चाइना को। तो उस तरह से उन्होंने रखा। इनका भी ऑपरेशनल कंट्रोल है आर्मी के पास, लेकिन वो हेलीकॉप्टर्स तो एयरफोर्स के पास में है। तो आर्मी के दिमाग में था कि नहीं यार, अपने पास अपना एक होना मतलब एक वो जो सगा बेटा वाली जो बात मेंटालिटी है ना कि हमें मांग के नहीं लेना है। हाँ, और फॉर सम रीज़न मतलब ये डिबेट, मतलब अपाचे का ऑर्डर कहते हैं 2012 में अगर ये डिबेट सेटल हुई है कि किसके पास जाएंगे अटैक हेलीकॉप्टर्स, तो अपाचे का ऑर्डर उसके बाद में आया जो एयरफोर्स का 22 वाला था। फिर भी उन्होंने उसमें वही किया। तो 22 अगर एयरफोर्स ने ले लिया तो फिर आर्मी ने कहा कि हमको अपने 6 भी चाहिए। तो फिर उन्होंने अपना एक अलग ऑर्डर दिया भाई। उस टाइम $600 मिलियन का था, 6700 करोड़ समथिंग का उसकी प्राइस है, बढ़ ही गया होगा। अपाचे कितना डेडली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि उसको ब्लैक डेथ कहते हैं, फ्लाइंग टैंक कहते हैं, सब है। लेकिन इंडिया में ना जैसे वी आर येट टू सी इट्स यूटिलिटी, मुझे ऐसा लगता है। उसमें ये 2-3 कारण हैं, क्योंकि 2 कारणों से अपाचे के रिकॉर्ड को लेकर के थोड़ा एक, किसी ने बोला नहीं अभी तक कि ऑन रिकॉर्ड, लेकिन इस चीज़ को सब देखते हैं और इस चीज़ को लेकर काफ़ी असहजता है। पहली चीज़ तो ये है कि अपाचे की प्रिकॉशनरी लैंडिंग्स बहुत हुई हैं। हमारे पास में टोटल 22 हेलीकॉप्टर्स हैं और रेगुलर फ्लाइंग वो करते हैं, है ना, और हम फ्रीक्वेंटली उनको फ्लाई करते रहते हैं, हमारे पायलट्स ट्रेन करते रहते हैं। लेकिन उसमें 5 तो मेरे ही पास लिखी हुई। अप्रैल 2020 में पंजाब में उतरा, प्रिकॉशनरी लैंडिंग हुई इंदौरा में। मई 2023 में भिंड में एमपी में हुआ। अप्रैल 2024 में लेह में जो प्रिकॉशनरी लैंडिंग हुई, इट वाज ऑलमोस्ट अ क्रैश, क्योंकि वो अनइवन टेरेन था, पत्थर वत्थर थे नीचे, और काफ़ी डैमेज हुआ हेलीकॉप्टर को। पायलट्स बचे ऑब्वियसली, लेकिन हेलीकॉप्टर को डैमेज हुआ और उसको पुर्जा खोल के लाना पड़ा रिपेयर के लिए। फिर आप देखिए कि जून 2025 में पठानकोट और सहारनपुर में एक ही महीने के अंदर हुआ। तो जब ये एलएच का जब ट्रैक रिकॉर्ड डिस्कस हो रहा था, जब से आप ये देखिए कि नेवी और कोस्ट गार्ड के जो एलएच मार्क 3 हैं, जो इनके ध्रुव हैं, इनके सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर के लोगों के दिमाग में बड़े सवाल थे, और अभी भी उसमें चीज़ें बाहर ही आती जा ही रही हैं, है ना। नेवी के और कोस्ट गार्ड के जो ध्रुव हैं वो अभी भी ग्राउंडेड हैं। एयरफोर्स और आर्मी ने उड़ाना चालू किया ये सिंदूर के प्रेशर में, लेकिन नेवी और कोस्ट गार्ड के तो अभी भी ग्राउंडेड ही हैं।
तो एक तो ये प्रिकॉशनरी लैंडिंग्स 6 मैंने आपको यहाँ गिनवा दी। 5, दूसरी एक चीज़ ये है कि अपाचे से हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये एक ऐसी मशीन है जिससे लोग डरेंगे। अब डरेंगे कब? वो एक डेटरेंट की तरह इस्तेमाल तब होगा जब आप उसको ऑपरेशनली इस तरह से यूज़ करोगे कि सामने वाले को एक मैसेज जाए। डेजर्ट्स में अपाचे अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस चीज़ को लेकर के किसी को कोई डाउट नहीं, क्योंकि डेजर्ट में तो अपाचे का रिकॉर्ड प्रूवन है ना। उन्होंने इराक का इन्वेजन हो, अफगानिस्तान का इन्वेजन हो, उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। जब 2020 में चाइना के साथ में हमारा फेस ऑफ हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, तो हम अपाचेस वहाँ लेके गए, उस ऑल्टीट्यूड पे लेके गए, और वहाँ देखा गया कि अपाचे का जो वेट है वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। मतलब अपाचे हमने अभी भी वहाँ पे कुछ होंगे आई एम श्योर रखे होंगे, ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स उड़ाने से मना कर रही है या उनको ऑपरेशनली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, काफ़ी कंस्ट्रेंट्स में उनको उड़ना पड़ रहा है ऑब्वियस, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो बहुत ही रेयर है ना, हवा बड़ी थिन है, तो उनको लिफ्ट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फ्यूजलाज भी बहुत भारी है उसका, इतनी सारी चीज़ उसको हैवी, अपाचे को हेलीकॉप्टर हैवी ही बनाया गया था, और बहुत सारा आर्मर उसमें लगाया गया है ताकि अच्छा, उसमें उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि अगर एक डायरेक्ट हिट भी अपाचे में हो जाता है और कैनोपी में से मान के चलिए एक पायलट के ऊपर आरपीजी ही आके लग जाता है, उनके बीच में ब्लास्ट शील्ड है ना, तो दूसरा पायलट विल सर्वाइव और वो लेकर के मशीन वापस आ सकता है। ये सारी चीज़ें तो अपाचे की खूबियाँ हैं, लेकिन हम ईस्टर्न लद्दाख में उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दी ऑल्टीट्यूड। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि ये प्रिकॉशनरी लैंडिंग्स किस वजह से हो रही हैं, क्या हम मेंटेन नहीं कर पा रहे अच्छे से, या फिर हमारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को किसी तरह की सुधार की ज़रूरत है, आई डोंट नो, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पॉइंट किया है कि जिस तरह से ध्रुव का सेफ्टी रिकॉर्ड ले दे करके क्वेश्चन किया जाने लगता है, तो फिर आप अपाचीज़ की भी बात किया करो। ये 2 चीज़ें थी, लेकिन फिर एक आर्मी का एक थॉट प्रोसेस था कि नहीं, हमको चाहिए 6 हमको और लेने हैं, 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को रेस करना था, तो उन्होंने किया है फिर। तो ये इंडियन वाले जो हाल को हमने अभी प्रचंड भी दिया है ऑर्डर, रशियन तो आपने बताया ही पहले भी, अटैक हेलीकॉप्टर, चाइना का भी Z10 है, उसको कितना कंपटीशन देता है अपाचे? आप देखिए, जितने भी आप, चाहे Mi-35 हो, चाहे आपने एक चाइनीज़ हेलीकॉप्टर का भी नाम लिया, या इंडिया में प्रचंड तो एक अभी अंडर डेवलपमेंट हेलीकॉप्टर है, अपाचे बेस्ट है। इस चीज़ को लेके मैंने एक भी बात, मतलब मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट कहीं नहीं कर रहा हूँ, वो हमारी नीड्स को कितना सूट कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के 2 बातें हैं कि 1, आप लद्दाख में उसको उतने हिसाब से यूज़ नहीं कर पाए, दूसरा कोई एविएशन एक्सपर्ट बता सकता है कि इतनी अगर प्रिकॉशनरी लैंडिंग्स हो रही हैं तो क्या किसी चीज़ को सुधार की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि जितने फंड्स हमने इन अपाचीज़ को अक्वायर करने में खर्च किए हैं, क्या हम वो लगा के इंडिजीनस हमारा अटैक हेलीकॉप्टर उसका प्रचंड बन गया है फाइनली, है ना, प्रचंड का इंडक्ट हो चुका है, एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुका है, और 2022 में, अक्टूबर 2022 में प्रचंड इंडक्ट हो गया था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, और उसमें अपाचे से कुछ चीज़ें आप, जैसे उसकी सीटिंग वो बना दो ध्रुव से ही है, लेकिन उसकी टैंडम सीटिंग है, उसमें भी ऐसा है कि पायलट पीछे है और सामने गनर है, और इससे एक नैरो फ्यूजलाज रखने में उनको मदद मिल जाती है। उसमें भी उन्होंने एडवांस एवियोनिक्स लगाने की कोशिश की। 15 हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन के बन चुके हैं, 10 इंडियन एयरफोर्स के पास में है, 5 आर्मी के पास में है, और उन्होंने एक ऑर्डर भी दिया हुआ है 28 मार्च 2025 को, मतलब इसी साल मार्च में MOD ने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स HAL के साथ साइन किए, जो इसका टोटल वैल्यू थी 62,700 करोड़। अब इसमें भी 66 IAF के लिए थे, एयरफोर्स के लिए, और 90 आर्मी के लिए थे। तो ये चल रहा है छापा काटा कि थोड़े से तुम रख लो, थोड़े से मैं रख लो, लेकिन प्रचंड वाले प्रोग्राम में भी हम आगे जा रहे हैं। अपाचे इन सब से बिल्कुल एक अलग ही क्लास में है, इट्स द बेस्ट। लेकिन मुझको लगता है कि ये आर्मी वाले जो आपको 6 अपाचेज लेने, वो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आर्मी ने पहले कमिट कर दिया था और एक टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, तो वो मतलब बस जिसको कहते हैं ना कि हाँ भाई अब ये रिश्ता हमको करना पड़ेगा टाइप्स। मुझे वो यूटिलिटी इसलिए नहीं समझ में है क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर आज इंडिया के पास कितने अपाचे हैं, इसका जवाब है 28।
उसमें से 2 फोर्सेस के पास है, ये भी, एक के पास 22, एक के पास 6। सबका ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के पास में है। अच्छा, फिर भी आपने 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स किए परचेज के लिए, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स किए मेंटेनेंस के लिए, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए क्रू ट्रेनिंग के लिए। उड़ना भी तो वहां से सीख के आना है ना, अमेरिका से। तो ये मतलब मेरे हिसाब से जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग में, और स्पेशली ये जो एक पैथेटिक झगड़ा है एयरफोर्स और आर्मी के बीच में कि अटैक हेलीकॉप्टर्स किसके पास में जाएंगे, उसका तो हमको नुकसान ही हो रहा है ना। आप सोचिए कि अगर आपको ठीक है, आपको प्रचंड नहीं, आपको अपाचे का काम है, अब भूल जाइए लद्दाख, भूल जाइए प्रिकॉशनरी लैंडिंग्स, तभी भी ये मतलब दिस इज़ नॉट द वे टू गो अबाउट इट, जिसको कहते हैं कि आप एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर देते, क्या पता 4 पैसे आपके बचते, ज़्यादा क्रू आपका ट्रेन होता, वो जाते किसी भी फोर्स को। लेकिन अब किया है उन्होंने इस तरह से। अटैक हेलीकॉप्टर्स अभी के मॉडर्न वॉरफेयर की कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछे, ड्रोन वॉर चल रही है, Yes. अभी भी स्टिल रेलिवेंट है अटैक हेलीकॉप्टर्स? बिल्कुल है। अभी जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूटिलिटी वहाँ पे है कि अगर एक कन्वेंशनल सेटअप में, जैसे आप क्या कर, हमको ड्रोन वाली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ड्रोन वाली प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे एक साइड कम या ज़्यादा है ना। जनरल होता क्या है कि स्मार्ट होने का प्रेशर उस पे होता है जिसके पास में रिसोर्सेस कम हो, तो वही खेल के नियम फिर बदलना चाहता है। आप यूक्रेन में आप देखिए, ड्रोन्स रशिया भी यूज़ कर रहा है, लेकिन ड्रोन्स का जो स्मार्टर यूज़ है वो यूक्रेन ने किया है। चाहे वो अंडर वाटर ड्रोन्स हो, चाहे वो आपके FPV ड्रोन्स ने तो कहर ढा के रखा हुआ है यूक्रेन में। उसका कहने का मतलब ये नहीं, अगर जैसे आपके वेस्टर्न फ्लैंक पे अगर कभी हमारी पाकिस्तान के साथ में लड़ाई होती है, तो अटैक हेलीकॉप्टर्स कन्वेंशनल रोल में मतलब वो बिल्कुल परफॉर्म करेंगे, आपको इन्फेंट्री को क्लोज सपोर्ट देने के काम आएंगे, आपके जो टैंक्स होंगे उनको सपोर्ट देने के काम आएंगे, आपकी आर्टिलरी को डायरेक्ट करने के काम आ सकते हैं। वो सामने से जब आपके खिलाफ टैंक्स यूज़ होते हैं तो उनके खिलाफ यूज़ हो सकते हैं। तो उनकी यूटिलिटी अभी तो है, अभी कुछ समय तक के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैन प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी रहेगी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपाचे देखिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, अगर आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे कभी कुछ होता है तो वहाँ तो बढ़िया परफॉर्म करना ही है उसको। तो अभी तक जैसे आर्मी, US आर्मी धीरे धीरे उसे फेज आउट कर रही है अपाचे को, बट हम उसे अब ले रहे हैं, तो हमारे लिए रेलिवेंसी भी बढ़ेगी या रिलायबिलिटी बढ़ेगी? देखिए, US आर्मी अगर उसको फेज आउट कर रही है तो उसका वे आउट निकालने की बात कर रही होगी, है ना। आप देखिए, US आर्मी ने आप लेट 80s, मतलब अगर 90 भी पकड़ते हैं, 10 वो और 35 साल उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। और उस बीच में वो इस हेलीकॉप्टर को एक तरह से री इन्वेंट ही कर ले गए। एक ज़माने में पूरे एनालॉग डिवाइसेस लगते थे, फिर बाद में उसमें ग्लास कॉकपिट आया, बाद में एक वो लॉन्गबो अपग्रेड लेके आए कि क्योंकि हेलीकॉप्टर, ये आर्मी का अगर हेलीकॉप्टर है तो ऑब्वियसली बहुत ऊंचाई पे तो उड़ेगा नहीं, ज़मीन के करीब होगा। अगर टेरेन है, सामने पहाड़ है और उसके पीछे दुश्मन फौज का आर्मर कॉलम है, तो उसको कैसे इंगेज करेंगे, उसको कैसे स्पॉट करेंगे? तो वो जो डिस्क जैसा लगा हुआ है एयरफोर्स के अपाचीज के ऊपर, वो लॉन्गबो रडार है। ये सारी चीज़ें US आर्मी ने अपने एक्सपीरियंस से ही उस हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन में ऐड कराई। अब अगर वो इस हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ देख रहे हैं, या फिर जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपाचे को लेके आए थे इन अ बैटल फील्ड, उसका उनको ऑप्शन मिल गया होगा, उसी के बाद आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया अब अगर बिना उस सोल्यूशन के आगे बढ़ेगा तो नुकसान हो सकता है। क्यों आपको नहीं लगता कि थिएटराइजेशन के बिना ये अटैक हेलीकॉप्टर वाला सेंस नहीं बनेगा कुछ, अगर अलग अलग फोर्सेस हैं? नहीं, जैसे वो तो खैर अलग अलग नहीं भी थिएटर कमांड्स होंगे, तभी भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो दोनों फोर्सेस में है ही ना, कि अगर किसी फोर्स के पास में हेलीकॉप्टर्स हैं और किसी फोर्स को उसका इस्तेमाल है तो वो अभी भी कर ही रहे हैं। मैं बस एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा था कि बेहतर ये होता कि क्योंकि ये मशीन आर्मी के काम की है, तो बेहतर होता कि आर्मी के पास ही रहती। जैसे कोई ये चीज़ डिबेट नहीं करेगा कभी कि जैसे अभी हमारे पास में रफ़ाल हैं, कल अगर रफ़ाल का एक फॉलो ऑन ऑर्डर आता है या आर्म का आता है, तो क्या हम बैठ के ये कभी डिस्कस करने वाले हैं कि वो नेवी को जाएंगे या वो आर्मी को जाएंगे या वो कोस्ट गार्ड को जाएंगे? अब वो सबको पता है वो एयरफोर्स को जाएंगे, है ना। जैसे टैंक्स हम अगर कल को ख़रीदते हैं, T90 के बाद हम कोई और लेके आते हैं, तो हम ये बहस नहीं होगी ना यहाँ पे कि क्या नेवी को भी 3 दे दें क्या, या एक एयरफोर्स को भी 4 दे देते हैं, ये कभी नहीं होगा। आप टैंक्स अगर लाओगे वो जाएंगे आर्मी को।
तो अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में हमें यही चीज़ कर लेनी चाहिए थी, जो अभी भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई है। और कुछ अपाचे के बारे में आप इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे सवालों की लिस्ट तो अब खत्म हो चुकी है, अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग। अपाचे के बारे में इंटरेस्टिंग तो सबसे इंटरेस्टिंग तो यही बात है कि हम ही को अपाचे खरीदने थे और 28 खरीदने थे, तो हमने 22 और 6 लेके खरीदे। बाकी जो उसकी खूबियां हैं, एक बैटल प्रूवन हेलीकॉप्टर है, दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, स्पेशली जो नेटो एलाइज हैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं, विथ वेरी गुड रिजल्ट्स उन्होंने इस्तेमाल किया है। हर मौसम में उड़ सकता है, रात को मिशंस कर सकता है, सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे कम ही मिशंस होंगे जब अपाचे वापस ना आ पाया हो, है ना। डायरेक्ट हिट लेने के बाद में भी हेलीकॉप्टर कैन सर्वाइव, द क्रू कैन सर्वाइव। ये सारी इसकी खूबियाँ हैं। हिंदुस्तान को मतलब इन सारी खूबियों का अभी फ़ायदा अभी देखना बाकी है। अभी उतना बड़ा कोई, जब से अपाचे आए हैं तब से कोई ऐसा कन्वेंशनल लड़ाई हुई भी नहीं है जिसमें हम यूज़ करते, जैसे सिंदूर या इस तरह के जो स्कर्मिशेस होते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ अपाचे नहीं है, है ना। जैसे सिंदूर में हमने भी अपने टैंक्स यूज़ नहीं किए ना, दिस इज़ अ फ्लाइंग टैंक। तो एक कन्वेंशनल थ्रेट ऑफ अ स्केल जब आएगा तब अपाचे जैसी मशीन्स यूज़ होती हैं, जैसा चाइना था इन 2020। वहाँ पे हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए ऑल्टीट्यूड की वजह से, हेलीकॉप्टर के वेट की वजह से। लेकिन मुझको लगता है कि आर्म फोर्सेस में एक थिंकिंग है कि जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर है, आप जम्मू के नीचे से, या जम्मू भी पकड़ लो, जम्मू भी बहुत ऑल्टीट्यूड में नहीं, जम्मू से लेके कच्छ तक के यू कैन यूज़, इतना तो है। और नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स में भी अपाचे कैन बी ऑफ ग्रेट यूज़, क्योंकि जहाँ पे ऑल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं जितना हिमालय कि बाकी रीचेस में है, लद्दाख और बाकी जो पठारी इलाके हैं उनको छोड़ करके, तो उसकी यूटिलिटी है। बस यही है कि इसका जो कमांड एंड कंट्रोल वाला मामला है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं जोड़ना चाहता था, यूएस में अपाचे इज़ अ प्लग एंड प्ले मशीन, मैंने पहले भी बताया आपको। वो एयरफोर्स के जेट्स से कम्युनिकेट कर सकता है, नेवी के जेट्स को कम्युनिकेट कर सकता है, फायर डायरेक्ट कर सकता है। और यूएस ज़्यादातर जो मिलिट्री हार्डवेयर होता है यूएस का, इसी तरह से बनाया जाता है। हमने लिया है, बहुत पैसे, बहुत डॉलर्स दे के लिया है, और अच्छी इंटेंशन के साथ ही लिया है। अगर एयरफोर्स के प्लानर्स ने सोचा था कि हमको अपाचे लेना है, तो उन्होंने भी अच्छा ही सोचा होगा देश का, और आर्मी के प्लानर्स ने भी अच्छा ही सोचा होगा देश का, अलग अलग पेंट वर्क में रादर। तो लेकिन हमारे यहाँ ना वो अभी नेटवर्क आर्किटेक्चर उस तरह का अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं वहाँ तक के कि हमारी मशीन्स इस तरह से काम कर पाएँ, तो उस तरफ ध्यान। और दूसरा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ठीक है, अपाचेस आप ले आए, 28 अब आपके पास में हो गए, अब हमारी पूरी एनर्जी जानी चाहिए प्रचंड जैसे प्रोग्राम्स की तरफ। और जो हमारा इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर है, हमें इस तरफ देखना होगा कि उस प्रोग्राम को कैसे हम एक्सेलरेट करें। 2032 से डिलीवरी चालू होगी जहाँ तक के आइडिया है, और उसके बाद 2028, माफ़ कीजिए, 2028 से डिलीवरीज चालू होंगी प्रचंड की। रिकॉर्ड रहा नहीं है टाइम पर डिलीवरी देने का, कह रहे हैं वो, उन्होंने जो पीआईबी की प्रेस रिलीज थी उसमें था कि 2028 से डिलीवरीज चालू होंगी और 2032 तक के हम ये डिलीवरी पूरी कर देंगे किसी भी हाल में, ऐसा कहा है उन्होंने। तो देखते हैं वो कर पाते हैं या नहीं। और उस चीज़ का भी ध्यान जो रिया आप बता रही थी कि मतलब ऐसे समय में जब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो क्या मैन प्लेटफॉर्म्स की तरफ इतना टेंशन, इतने एनर्जी, इतने रिसोर्सेज लगाया जाए। बट देन अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, टू सम एक्सटेंट नेवी, वो मैन प्लेटफॉर्म्स में मानते हैं अभी, है ना। उनका जंग के मैदान में जाके लड़ने में उनका अभी इंटरेस्ट है। तो आई थिंक कुछ समय तक के इस तरह के प्लेटफॉर्म्स लिए जाते रहेंगे। एक एडवांटेज मैंने पढ़ा है कि सर्विसिंग इंडिया में हो पाएगी, क्योंकि फ्यूसलाज इसका टाटा के साथ कुछ है। हैदराबाद में टाटा बोइंग एयरोस्पेस करके एक कंपनी है, TBAL सॉरी, और वो अपाचे के लिए फ्यूजलाज बना, मतलब जो मेन बॉडी जिसके अंदर पायलट्स बैठते हैं, और वो ये बहुत पहले से, जब एयरफोर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हमको आया तो हमने दिया बोइंग को, उसके बाद में वो फैक्ट्री लगी। और एयरफोर्स के पास में जो 22 अपाचीज़ हैं उनके फ्यूजलाज यहाँ नहीं बने, बट जो इंडियन आर्मी के लिए हमने अपाचेज लिए हैं उनके लिए कुछ फ्यूजलाज ज़रूर आपके हैदराबाद में बने हैं। तो और दुनिया भर के और
मतलब मेरे ख्याल वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में अपाचे के, क्योंकि अपाचे सैकड़ों की संख्या में हर साल बनता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। तो वो बनाते हैं। बाकी सर्विस के लिए जो सब आप यूएस की कंपनीज इस तरह करती हैं, चाहे आपने C-17 हो, चाहे C-130 हो, या रफाल में हमने दासॉ के साथ में किया है। जब आप उनसे एक कोई पीस ऑफ हार्डवेयर लेते हो, जैसे हमने अभी बोइंग से अपाचे लिया है, तो साथ के साथ उसके मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो ठीक इंडिया में TBAL है, टाटा की एक कंपनी लगी है जो फ्यूजलाज बनाती है, वो होती नहीं होती, दोनों केसेस में बोइंग वुड हैव इंश्योर्ड कि हमको एक वो सर्विस सपोर्ट मिले जिसके लिए हमने उनको पैसा दिया है। तो अपाचे को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मुझे लगता है क्लियर हो ही चुकी हैं। इतिहास से लेकर फोर्सेस की लड़ाई से लेकर कितना ज़रूरी है और अभी के वॉरफेयर में क्या क्या चीज़ें रिलायबल हैं और हो सकती हैं, वो सब हमने जाना फौजी के इस एपिसोड में। आपका इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ बताया या करें यार, है ना। मतलब मैंने देखा है कि कमेंट्स में टॉपिक्स बहुत कम आ रहे हैं। हम बिल्कुल लेंगे टॉपिक्स, आप एक बार कमेंट करके देखिए। तो देखते रहिए फौजी। बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम निखिल।